प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 1 में से लेकर के आए हैं आपके लिए आलो अंधारी, जिसे लिखा है बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध लेखिका बेबी हलदर ने। बेबी हलदर की आत्मकथा है आलो अंधारी। आलो अंधारी का मतलब होता है अंधेरे में उजाला, या आप कहें अंधेरे का उजाला। बांग्ला भाषा का ये शब्द है और ये हमें बताता है कि जब व्यक्ति संकटग्रस्त होता है तो उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण अपने जीवन में दिखाई देती है। उस उम्मीद की किरण के पीछे जब वह चल पड़ता है तो उसके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाता है। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं आलो अंधारी पाठ में इस आत्मकथा का कुछ अंश जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो उसमें बेबी हलदर किन किन चीज़ों के बारे में बताती हैं, उनके अपने जीवन में किस तरह के संकट आए, कैसा अंधेरा छा रहा था और उस अंधेरे में से किस तरह से निकलकर वो उजाले की ओर आई, उजाला उनके जीवन में आया। तो अंधेरे के उजाले को समझने के लिए आइए पढ़ते हैं आलो अंधारी बेबी हलदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आलो अंधारी जो है ये मूल रूप में एक आत्मकथा है। बांग्ला भाषा में ये लिखी गई और लेखिका रही बेबी हलदर। हिंदी में अनुवाद किया प्रबोध कुमार ने। बेबी हलदर के बारे में यदि हम बात करें तो 1973 में इनका जन्म हुआ। मूलतः पश्चिम बंगाल की रहने वाली बेबी हलदर को जीवन में बहुत सारे संकटों से दो चार होना पड़ा। बेबी हलदर जब मात्र 13 वर्ष की थी तभी उनका विवाह अपने से लगभग दुगनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। जीवन की वह अवस्था जब व्यक्ति सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, उस छोटी सी उम्र में बेबी हलदर 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। पति जो है नशेबाज था, शराबी था और शराब पी करके जो जुल्म बेबी हलदर के ऊपर किया करता, उससे तंग आकर के अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में देख करके उन्हें यह लगा कि इस व्यक्ति के साथ गुजारा नहीं हो सकता और फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने तीनों बच्चों को लेकर फरीदाबाद चली आई। कुछ समय बाद गुड़गांव में रहने लगी और आजीविका के लिए कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, इस वजह से उन्होंने जो घर हैं उनमें चौका, बर्तन, झाड़ू इत्यादि का काम शुरू कर दिया। तो अब उनके जीवन में कौन कौन सी घटना कैसे कैसे घटी, उसे यदि हम बिंदुवार आपके सामने रखें तो पूरा पाठ भी हम समझ पाएंगे और एक एक घटना हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, वो निकलेगी नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुड़गांव में जब वो काम की तलाश में आई तो उससे पहले उनकी जो शादी हुई, घर छोड़ करके वो भागी, तो यहाँ गुड़गांव में आकर के उन्होंने काम शुरू किया। यहाँ चौका, बर्तन, झाड़ू इस तरह का काम वो कोठियों में किया करती थी। बदले में उन्हें जो तनख्वाह मिलती थी उससे उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन शुरू कर दिया। यहाँ एक प्रसंग आपको ये भी याद रखना है, जब वो काम की तलाश में घूम रही थी तो सुनील नाम का एक ड्राइवर, जो टैक्सी ड्राइवर था, वो उसके संपर्क में आता है और वो उसे एक कोठी में काम दिलवाने की बात करता है। जब वह उस कोठी में काम के लिए जाती है तो वहां पहले से ही जो नौकरानी काम कर रही थी उससे उसकी झड़प होती है। वो पहली जो नौकरानी थी वो बेबी हलदर को जी भर के गालियां देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे बेबी ने ही कोई चक्कर चला करके उसे काम से निकलवाया है। तो वहां बेबी अपनी स्थिति स्पष्ट कर देती है कि ऐसा नहीं है, मैंने कहीं किसी दुर्भावना से तुम्हें काम से नहीं निकलवाया है, मालिक ही तुमसे संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, इसलिए यदि आपको लगता है कि आप यहाँ काम कर सकती हैं तो आप करिए, मैं चली जाती हूँ। लेकिन बेबी को अंततः वहाँ काम मिल जाता है। काम जो जिस कोठी में मिलता है वो बंगाली परिवार से ही व्यक्ति हैं और बड़े सज्जन व्यक्ति हैं जिनके यहाँ बेबी को काम मिलता है।
पहले तो उसे मालिक से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। मालिक को भी एक सामान्य बंगाल की एक स्त्री मिल गई, तो उसे लगा कि खान पान जो है वो अच्छे से समझ लेगी, बना सकती है, तो उसने भी उसे काम दे दिया। सुनील यहाँ बेबी को काम दिलवाने के लिए याद रखा जाना चाहिए। अब इसके बाद किराए के मकान की चर्चा जरूर यहाँ की जानी चाहिए। बेबी जिस जगह रहती थी वो बहुत ही क्या कहें, निम्न स्तर की बस्ती थी। वहाँ जो लोग थे, मजदूर वर्ग के व्यक्ति सभी रहते थे। बहुत कम किराया होने के कारण बेबी को वहाँ रहने पर मजबूर होना पड़ा। वहाँ जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में बेबी बताती है। अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो अनावश्यक रूप से बेबी को लेकर परेशान रहते हैं। औरतों को ये लगता है कि पता नहीं ये कौन औरत है और 3 बच्चों को लेकर के ये यहाँ क्यों घूम रही है, क्या कारण है, इसका पति क्यों नहीं है इसके साथ। 100 तरह की बातें वो बनाती हैं। बेबी उनसे बचते बचाते अपने आप को अपने काम में रमा लेना चाहती है। अब एक अकेली औरत अजनबी शहर में किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। बेबी अड़ोसी पड़ोसियों की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो प्रयास करती है कि सुबह अपने बच्चों को जल्दी से खाना खिला करके वह काम के लिए निकल जाए, और जब वो काम से आए तो उस समय देर हो चुकी हो, मतलब अंधेरा हो चुका हो, तो लोग उससे बातें ना बनाएं। वहाँ बाथरूम की समस्या का जिक्र करती है। नहाने के लिए, लैट्रिन जाने के लिए व्यवस्थाएं बिल्कुल उचित नहीं थी। उन अव्यवस्थाओं में बेबी बहुत सारी चीजें महसूस करती हुई अपना जीवन यापन करने की कोशिश करती है। एक बेटे का जिक्र जरूर आता है। उसका एक बेटा है, जो बड़े वाला बेटा है, उसको उसने एक मेडिकल की दुकान पे लगवा दिया था और काफी दिन से उससे मुलाकात उसकी नहीं हुई है। तो उसके बेबी के दिमाग में ये भी एक चीज चलती रहती है। बेबी के बच्चों की शिक्षा की यदि हम बात करें तो बेबी जब तक काम का कोई ठिकाना नहीं था तब तक उसके बच्चों की शिक्षा ऐसे ही चल रही थी, कहीं कोई व्यवस्था उसके लिए नहीं थी। जब उसने कोठी के मालिक के यहाँ काम करना शुरू किया, उसके बर्तन भांडे मांजने का काम शुरू किया, तो एक ऐसी घटना वहाँ घटी कि बेबी के जीवन में धीरे धीरे एक परिवर्तन आना शुरू हुआ। बेबी मकान मालिक को तातुश कहने लगी। तातुश पिता समान आदरणीय व्यक्ति को कहा जाता है। तो तातुश जो हैं वो अकेले वहां रहते थे। उनके 3 बेटे जो अलग अलग काम के सिलसिले में, 2 बेटे बाहर रहते थे, एक बेटा कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, अर्जुन, और बीच बीच में वो आता जाता रहता था। तातुश का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी कहीं विदेश में कहीं रहते थे। कभी कभी वो लोग वहां आते थे। तो तातुश जो है, क्योंकि बंगाली परिवार से थे, बेबी को बहुत अच्छे से वो समझते थे, उसकी समस्याओं के बारे में जानते थे। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि एक दिन तातुश ने उसके बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा। बेबी उन्हें बताने लगी कि बच्चे किस तरह से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो तातुश ने बेबी को कहा कि ऐसा करे कि वो अपने बच्चों को कहीं किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दे। और बेबी एक अच्छे स्कूल में, क्या एक सामान्य से स्कूल में उनको दाखिला दिलवा देती है। और एक 500 रुपये महीने का जो किराए का उसका मकान था, उसको मकान का किराया देने में, बच्चों की फीस देने में और अन्य कई सारी चीज़ों में बड़ा दिक्कत आ रही थी। इसलिए बेबी का तो बार बार मन करता था कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए, किराए का खर्च देने के लिए किसी और कोठी में भी काम शुरू कर दे। उसे ऐसा लगता था, क्योंकि घर का खर्च वो चला नहीं पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में बार बार उसे ये लगता था कि क्यों ना कोई और काम पकड़ ले। लेकिन मालिक का आग्रह था, वो ये चाहते थे कि
बेबी मुझे अपने पिता, भाई इत्यादि के समान ही समझे। वह तातुश जो कहने की शुरुआत थी वो मालिक ने ही उससे कहलवाना शुरू किया। वह तातुश कहने लगी उन्हें, और तातुश ने यह भी महसूस किया कि बेबी के जो संकट हैं वो कम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के बेबी परेशान रहती है, तो वो गाहे बगाहे उनको मदद किया करते थे। तातुश के परिवार में, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, छोटा बेटा है जो सबसे छोटा है अर्जुन, वो रहता था। एक बेटा विदेश में अपनी माँ के साथ रहता था, और जब भी वो वहां से आते थे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपहार बेबी के लिए भी जरूर लाते थे। तो इससे पता लगता है कि अपने व्यवहार के कारण बेबी ने उन लोगों के दिल में जगह बना ली थी। अब हर एक व्यक्ति के जीवन में जैसे कोई ना कोई परिवर्तन का बिंदु आता है, ऐसे ही बेबी के जीवन में भी एक परिवर्तन आया। वह परिवर्तन क्या आया? एक दिन बेबी तातुश की लाइब्रेरी साफ कर रही थी, जो उन्होंने अपनी एक निजी पुस्तकालय जो बना रखा था अपने घर में ही। काफ़ी सारी किताबें थी उनके पास, क्योंकि ये साहित्यकार थे, तो काफ़ी सारी किताबें उनके पुस्तकालय में रखी हुई थी। बेबी हफ्ता 2 हफ्ता में उनको साफ करती थी, धूल इत्यादि झाड़ती थी। तो एक दिन वो धूल झाड़ रही थी, तो उस समय एक किताब को, उसके पेजों को पलटते हुए उसे तातुश ने देख लिया। तातुश को लगा कि अब बेबी किताबों के प्रति एक आकर्षण महसूस कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, बेबी को पूछ लिया कि क्या तुम थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो? तो उसने बताया कि हाँ, मैं 6वीं 7वीं तक पढ़ी हूँ, 7वीं तक, 7वीं पास या फेल रही होंगी। तो उन्होंने उसे सजेस्ट किया, उसे एक सुझाव दिया कि इनमें से कोई पुस्तक यदि आप चाहो तो पढ़ सकती हो। और उसकी रुचि देख करके फिर तातुश ने उसे तस्लीमा नसरीन की पुस्तक आमार में बेला पकड़ा दी, और उससे कहा कि जब भी समय मिले घर पर इसे पढ़ो। इस तरह से तातुश ने किताबों के प्रति उसके मन में एक छोटा सा लगाव, थोड़ा सा लगाव पैदा किया, और प्रयास किया कि वो पढ़ने पढ़ाने से जुड़े। ये बेबी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। बेबी को अब तक किसी ने इस तरह से किताबें पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं कही थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा तातुश ने उन्हें दी। अब एक तरफ तो ये चीजें चल रही थी, दूसरी तरफ बेबी को जो कमरा था किराए का, उसकी समस्याएं बहुत ज्यादा थी। एक समस्या तो यही थी कि अकेली औरत को देखकर अड़ोस पड़ोस के औरतें तो बातें बनाती ही थी, जो अड़ोस पड़ोस के जो पुरुष थे उन्हें भी बेबी के चरित्र में न जाने कितनी तरह का खोट दिखाई देता था। जिस मकान में वो रहती थी, वहां के मकान मालिक का बेटा उसे गंदी नजरों से देखा करता था। एक दिन तो उसने बेबी का मकान कमरे का जो कमरा था उसमें आकर के उसने दरवाजे पे अड़ गया, और बेबी को ये लगा कि ये निश्चित रूप से कुछ गलत हरकत करने वाला है। बेबी उससे बचती बचाती बाहर निकल जाती है। इस तरह की समस्याएं भी बेबी को घेरे हुए थी, और वो जो सारी बस्ती थी वो भी नाजायज कब्जा था। और एक दिन प्रशासन के लोग आकर के जेसीबी से उन मकानों को तोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में बेबी को वहां रहना बहुत बड़ी एक समस्या लगता है। जब मकान को तोड़ दिया जाता है और अन्य मकानों को भी तोड़ दिया जाता है, तो अन्य मकानों में तो पुरुष थे घरों में, वो मकान का सामान इधर से उधर उठा करके एक जगह रख देते हैं, परंतु बेबी के साथ कोई नहीं था। तो ऐसे में एक भोला नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी मदद करता है, और चौराहे पे बिखरे हुए सामान को एक तरफ इकट्ठा करवाता है, और सारी रात बेबी और उसके बच्चों की देखभाल करता है। ये जो घटना घटती है, तो सुबह बेबी सारी रात की जगी हुई तातुश के घर पहुंचती है। तातुश को बताती है कि इस तरह की घटना हमारे यहाँ घटी, सारी रात
चौराहे पे गुजारनी पड़ी है, बड़ी समस्या आई है। तो तातुश को उसकी यह समस्या देख करके बड़ा खराब लगता है और वो उसे अनुमति दे देते हैं अपने घर में रहने की। तातुश कहते हैं कि यदि इतनी सारी समस्या है तो तुम्हें रात ही आ जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब रिक्शा वगैरह ले जाओ, सारा सामान ला करके तुम ऊपर के कमरे में रह सकती हो। और इस तरह से तातुश के घर में बेबी का रहना शुरू हो जाता है। जो भोला नाम का जो मुसलमान था जिसने उसकी सेवा वहां रखवाली की थी, देखभाल की थी रात में, वो उसके पिता को, भाइयों को जानता भी था। जब बेबी तातुश के यहाँ रहने लगी तो बेबी को एक और सुविधा यहाँ मिली। वह समय से जागती, सारा काम करती और बाद में अपने बच्चों की भी देखभाल वो आसानी से कर सकती थी। अब यहाँ तातुश उसके और भी कई काम आते हैं। एक तो बेबी के जो बच्चे हैं, दो छोटे छोटे बच्चे जो उसके साथ बेटा बेटी रहते हैं, उनको उन्होंने, क्योंकि ग्रोइंग एज है, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, तो उनके लिए दूध का बंदोबस्त तातुश ने करवा दिया। बेबी का जो बड़ा बेटा मेडिकल स्टोर पे जो लगा हुआ था, बेबी उसे लेकर के आमतौर पे परेशान रहती थी कि उस बेटे से उसकी मुलाकात नहीं हुई। तातुश प्रयास करके उस बेटे से भी उसकी मुलाकात करवा देते हैं, फोन पर उसकी बात करवाते हैं और बाद में एक दिन घर ला करके बेबी से उसे मिलवा देते हैं। तो तातुश लगातार उसके काम आते हैं। एक उसी शहर में उसके भाई और पिता भी रहते हैं, बेबी ये जानती है, लेकिन भाई और पिता कभी भी बेबी को यह नहीं जताते कि वो उसे लेके चिंतित है। वो कभी उसे मिलते भी नहीं और उसका नाम मिलना यह सिद्ध करता है कि वे बेबी के अभावों से कहीं ना कहीं चिंतित तो हैं, पर इसलिए उससे नहीं मिलते कि कहीं बेबी उनसे किसी तरह की कोई मांग ना कर दे, कहीं उसे कुछ मांगने ना लगे। अब यदि वो कुछ मांग लेगी तो वो बेचारे खुद जैसे तैसे अपना काम, अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्हें लगता था कि ये और एक संकट उनके ऊपर आ पड़ेगा, तो इसलिए वे बेबी से मिलना पसंद नहीं करते थे। जब उन्हें ये पता लगा किसी से कि बेबी अब एक कोठी में ही रहती है, तब एक दिन उसके पिता उससे मिलने के लिए आए। उनके पिता जब मिलने के लिए आए तो उस समय बेबी को कोठी में देख करके उन्हें बड़ा अच्छा लगा और साथ में अपनी राजी खुशी जब वो एक दूसरे से व्यक्त कर रहे थे, उस समय उसके पिता ने बताया कि उसकी माँ का निधन हो चुका है। बेबी को यह सुनकर के बहुत बुरा लगा, बड़ा उसे दुख हुआ और इससे भी बड़ा दुख उसे ये हुआ कि जब उसकी माँ का निधन हुआ तो पिता या भाई ने, किसी ने भी उसे बताने तक की जहमत नहीं उठाई। बेबी को यह चीज बहुत बुरी लगी। उसने ये बात अपने पिता को भी कही और रोते रोते वह अपनी माँ के दुख को भुलाने का प्रयास करती है। तो इतनी सारी चीजें बेबी के जीवन में आई। एक यहां जिक्र तातुश के बेटों का भी आता है। बेटा जो है उनका, छोटा बेटा अर्जुन, उसके दो साथी हैं रमन, सुखदीप, वो भी कई बार तीनों घर में रहने के लिए आते हैं। तो बेबी की उनसे बड़ी अच्छी पटती है, वो पूरा मान सम्मान बेबी को देते हैं और घर के एक सदस्य की तरह उससे व्यवहार करते हैं। तो इस पूरी प्रसंग में यहाँ ये बात भी ध्यान रखने की है कि दुनिया में सब लोग बुरे नहीं होते, सब लोग भले भी नहीं होते। आपके साथ समय समय पर भले और बुरे लोगों का आपसे पाला पड़ता रहता है, आमना सामना होता रहता है। 4 दिन की चांदनी वाली बात है, कभी अंधेरा है तो कभी उजाला भी आपके जीवन में आता रहता है। बेबी ने इतने सारे संकट देखे, लेकिन तातुश जैसे व्यक्ति और उसके परिवार के लोगों से मिलकर के बेबी को यह जरूर एहसास हुआ कि अच्छे लोग भी इस दुनिया में कम नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो यहां अब एक चीज उसके जीवन में और शुरू होती है, और वो चीज क्या है? वो चीज है कि बेबी को तातुश जो है लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। वो समय समय पर उसे किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, उसे कहते हैं कि लगातार पढ़ते रहो,
फिर एक दिन उसे कहते हैं कि अब बेबी ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अपने जीवन के बारे में कुछ लिखो। यदि तुम अपने बारे में कुछ लिखोगी तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगेगा। और इस तरह से उसे एक प्रेरणा तातुश के माध्यम से मिलती है और बेबी कुछ ना कुछ अपने जीवन के बारे में, अपने जो संकटों के बारे में, अपने दुखों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करती है। तातुश को वो बहुत अच्छा लगता है और वो बेबी के लिखे हुए को अपने जो साहित्यकार मित्र हैं उनको भेजता रहता है। तो कई सारे उसके साहित्यकार मित्र हैं, उनको वो भेजते रहते हैं। और वो लोग जो बंगाल में, कोलकाता में रहते थे, उसमें जेठू नाम के एक व्यक्ति हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक तो वो जो लोग हैं वो बेबी के लिखे हुए को पढ़ करके बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि बेबी यदि इस अपने घटनाक्रम को यदि अच्छे से लिखे तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी रचना बन सकती है। और इस वजह से वो लगातार उसको मोटिवेट करते रहते हैं, उसे प्रेरित करते रहते हैं। तातुश समय समय पर उसे प्रेरणा देते रहते हैं कि तुम लिखो, तुम बहुत अच्छा लिख रही हो। और आशा पूर्णा देवी का जिक्र करता है। जेठू जो हैं, इनके एक मित्र हैं तातुश के, वो तो स्पेशली बेबी को ये बात कहते हैं कि बांग्ला भाषा में जिस तरह आशा पूर्णा देवी छिप छिपा करके लिखा करती थी, परिवार में लिखने को अच्छा नहीं माना जाता था, और बाद में वे एक बहुत बड़ी लेखिका बनी, ऐसे ही बेबी हालदार भी एक बहुत बड़ी लेखिका बन सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि आशा पूर्णा देवी जो हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। साहित्य के लिए भारत में पहला ज्ञानपीठ यदि किसी महिला को मिला तो वो है आशा पूर्णा देवी। तो अब वो उसे मोटिवेट करते हैं जेठू के तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो, इसलिए तुम लगातार काम करती रहो। और धीरे धीरे बेबी लिखती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब एक डाकिया उसका दरवाजा खटखटाता है। डाकिया उसे बताता है कि उनकी कोई पत्रिका आई है, उसे पत्रिका पकड़ा देता है। बाद में उसके जो बच्चे हैं वो जब उसको खोलते हैं, पत्रिका देखते हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। उन्हें ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि उस पत्रिका में जो सूची दे रखी है, जो अनुसूची दे रखी है, उसमें एक जगह लिखा हुआ है आलू अंधारी और उसके साइड में लिखा हुआ है बेबी हालदार। ये बात देख करके बेबी को बड़ा अच्छा लगता है, उसके बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है और वो बताते हैं कि माँ देखो, इस पत्रिका में तुम्हारी रचना छपी है। ये सारी चीजें बेबी देखती है, तातुश को बताती है और सबको बड़ी प्रसन्नता होती है। और उसके ये संस्मरण, उसके जीवन के ये दिन आलो अंधारी नाम से उसकी आत्मकथा में प्रकाशित होते हैं। बाद में ये बहुत सारी भाषाओं में अनुदित होती है आलो अंधारी। और बेबी हालदार जो सामान्य एक सेवादार थी, एक नौकरानी थी, बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण लेखिका के रूप में साहित्य की दुनिया में प्रसिद्ध हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी कहानी बेबी हालदार की। विद्यार्थियों, आइए अब बढ़ते हैं। इस पाठ में जो प्रश्न हैं वो किस तरह के हैं, आप उन पर विचार करें। और प्रश्नों पर जब आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उनके कुछ उत्तर आपके दिमाग में आएंगे और वही उत्तर आपको अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो पहला जो ये प्रश्न है, इस पे विचार करना है कि पहले स्त्रियों की स्थिति क्या थी, पुरुष के बिना उसके अस्तित्व का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आकलन नहीं कर सकते, और सही मायने में कहें तो उसका कोई अस्तित्व ही दिखाई नहीं देता था। लेकिन वर्तमान में ये स्थितियां क्या वैसी ही हैं जैसी आलो अंधारी में या अन्य साहित्य की पुस्तकों में दिखाई जाती हैं? आपको क्या लगता है? अपने तर्क सहित अपना उत्तर नोटबुक पर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखें,
अपने परिवार से और तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है। बेबी अपने घर से दुर्गापुर से आई, फरीदाबाद गुड़गांव में काम करते हुए तातुश के घर पहुंची, तो इस दौरान रिश्तों की सच्चाई बेबी के सामने क्या आती है। तो आप ये कह सकते हैं, हालांकि विचार आपको ही करना है, मैं हिंट दे देता हूं कि उसके पिता और भाई गुड़गांव में ही थे, लेकिन वो बेबी के पास तब तक नहीं आए जब तक उन्होंने यह नहीं देख लिया कि बेबी अब सही जगह है। जब वो संकट में थी तो कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तो यही रिश्तों की सच्चाई है, आज भी, पहले भी, और बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो केवल हमारे साथ स्वार्थ की वजह से जुड़े होते हैं। आप अपना उत्तर देते रहिए। तीसरा जो प्रश्न है इस पाठ से, घरों में काम करने वाले लोगों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। बहुत बार ये भी होता है कि हम खुद से यदि उत्तर नहीं बना पा रहे हैं तो अपने मित्रों से, अध्यापक से इन चीज़ों पे चर्चा करें। इससे क्या होगा कि आप अपना उत्तर लिखने में सक्षम बन सकेंगे। आप विचार विमर्श जब करते हैं तो निश्चित रूप से एक हल की ओर आप चलते हैं। चौथे प्रश्न को देखें। आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो कई सारी समस्याएं इसमें आई हैं। स्त्री जीवन है, नौकरों का जीवन है, दहेज प्रथा है, नशा की जो शराब की समस्या दिखाई गई है, इसमें औरतों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, सामाजिक और आर्थिक जीवन की समस्याएं हैं। तो कितनी सारी समस्याएं इसमें दिखाई हैं। आप कोई दो चुनिए, पाठ को अच्छे से पढ़ के, मूल पाठ पढ़ने के बाद, तो उसमें से उन समस्याओं को चुन करके आप अपने उत्तर में उन्हें लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब बढ़ते हैं। इस पाठ में जो प्रश्न हैं वो किस तरह के हैं, आप उन पर विचार करें, और प्रश्नों पर जब आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उनके कुछ उत्तर आपके दिमाग में आएंगे और वही उत्तर आपको अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए। पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो पहला जो ये प्रश्न है इस पे विचार करना है कि पहले स्त्रियों की स्थिति क्या थी, पुरुष के बिना उसके अस्तित्व का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आकलन नहीं कर सकते, और सही मायने में कहें तो उसका कोई अस्तित्व ही दिखाई नहीं देता था। लेकिन वर्तमान में ये स्थितियां क्या वैसी ही हैं जैसी आलो अंधारी में या अन्य साहित्य की पुस्तकों में दिखाई जाती हैं? आपको क्या लगता है? अपने तर्क सहित अपना उत्तर नोटबुक पर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखें। अपने परिवार से और तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? बेबी अपने घर से दुर्गापुर से आई, फरीदाबाद गुड़गांव में काम करते हुए तातुश के घर पहुंची, तो इस दौरान रिश्तों की सच्चाई बेबी के सामने क्या आती है? तो आप ये कह सकते हैं, हालांकि विचार आपको ही करना है, मैं हिंट दे देता हूं कि उसके पिता और भाई गुड़गांव में ही थे, लेकिन वो बेबी के पास तब तक नहीं आए जब तक उन्होंने यह नहीं देख लिया कि बेबी अब सही जगह है। जब वो संकट में थी तो कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तो यही रिश्तों की सच्चाई है, आज भी, पहले भी, और बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो केवल हमारे साथ स्वार्थ की वजह से जुड़े होते हैं। तीसरा जो प्रश्न है इस पाठ से, घरों में काम करने वाले लोगों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। बहुत बार ये भी होता है कि हम खुद से यदि उत्तर नहीं बना पा रहे हैं तो अपने मित्रों से, अध्यापक से इन चीज़ों पे चर्चा करें। इससे क्या होगा कि आप अपना उत्तर लिखने में सक्षम बन सकेंगे।
आप विचार विमर्श जब करते हैं तो निश्चित रूप से एक हल की ओर आप चलते हैं। चौथे प्रश्न को देखें। आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो कई सारी समस्याएं इसमें आई हैं। स्त्री जीवन है, नौकरों का जीवन है, दहेज प्रथा है, नशा की जो शराब की समस्या दिखाई गई है, इसमें औरतों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, सामाजिक और आर्थिक जीवन की समस्याएं हैं। तो कितनी सारी समस्याएं इसमें दिखाई हैं। आप कोई दो चुनिए, पाठ को अच्छे से पढ़ के, मूल पाठ पढ़ने के बाद, तो उसमें से उन समस्याओं को चुन करके आप अपने उत्तर में उन्हें लिखिए। पांचवा प्रश्न देखिए। तो तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है। जेठू जो बेबी को यह कहता है कि तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो, तो ये बात क्या सिद्ध करती है? ये बात सिद्ध करती है कि स्त्रियों के लिए साहित्य में जगह बनाना बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं। अपने संकटों से जूझते हुए भी कोई यदि चाहे कि वो अपनी मंजिल की ओर अपने सफलता के सोपान तय करता रहे, तो उसके लिए उसे समर्पित होकर काम करना पड़ता है, जैसे आशा पूर्णा देवी ने किया। छठवां प्रश्न है, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। अब बेबी की जिंदगी में जैसे तातुश आए हैं, वैसे ही हरेक की जिंदगी में कोई ना कोई आता है और उसके जीवन को बदल देता है। तो इस चीज पे विचार करना है, यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता, बेबी कैसा जीवन जीती, उसके बच्चों का क्या होता, उन सारी चीजों पे विचार करते हुए अपना उत्तर लिखें। सातवां, सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहां भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल लेकर टट्टी के लिए बाहर जाते। वहां बोतल संभाले या सुअर भगाएं, मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता। तो ये पंक्तियां बेबी हलदार की हैं। उन्होंने ये बात कही। तो अनुवाद के नाम पर मात्र अंग्रेजी से होने वाले अनुवादों के बीच भारतीय भाषाओं में रची बसी हिंदी का यह एक अनुकरणीय नमूना है। उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं। तो अब तक जो अनुवाद होता है, उस अनुवाद में आमतौर पे आंचलिकता को सम्मिलित नहीं किया जाता। अनुवाद बहुत कुछ साफ शुद्ध करने के चक्कर में जो अपना मूल तत्व है, जो आंचलिकता है, जो लोक संस्कृति है, वो अनुवाद में से गायब हो जाती है और इसीलिए अनुवाद को महत्व नहीं दिया जाता, उसे दोयम दर्जे का साबित कर दिया जाता है। तो यहाँ जो अनुवाद प्रबोध कुमार जी ने किया है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इस पर विचार करते हुए ये बताना है कि रची बसी जो हिंदी है उसे हम अनुवादों के माध्यम से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस की भाषा शैली को कैसे अनुवाद में सम्मिलित कर सकते हैं। अगला है, चर्चा करें पाठ में आए इन व्यक्तियों का देश के लिए विशेष रचनात्मक महत्व है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में चर्चा करें। श्री रामकृष्ण, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय, एनी फ्रैंक। तो ये जो कुछ महापुरुष इसमें आए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने साथियों में उस जानकारी को साझा करें, उन्हें बताएं इन लोगों को क्यों याद रखा जाता है, कैसे ये भारतीय संस्कृति के लिए, उसकी रचनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ आलो अंधारी जिसे लिखा बेबी हलदार ने, और जल्दी ही हम कोई दूसरा पाठ लेकर के फिर आपसे मिलते हैं। आज इतना ही। आप सभी को नमस्कार।